अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। जितने भी प्रीवियस लेक्चर हैं आप लोगों ने वॉच किए होंगे। हमने 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर 14 स्टार्ट किया हुआ है। हमने एक्सरसाइज का जो एमसीक्यूज़ हैं वो भी कंप्लीट कर लिए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। और आज मैं आपको डिस्क्रिप्टिव दोनों पार्ट आपको क्लियर करवाऊंगी। देखिए, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन का जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है 14.1, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। क्या एवेपोरेशन और बॉइलिंग का जो डिफरेंस है आपने वो बताना है। तो इसका जो आंसर है वो आपकी बुक में क्लियर दिया हुआ है। देखें, बुक का जो आपका पेज नंबर 6 है, बुक के पेज नंबर 6 पर इसका आंसर आपको गिवन है, ठीक है। देखते हैं बुक का पेज नंबर 6। देखिए, एवेपोरेशन और बॉइलिंग के डिफरेंस बना के दिए हुए हैं, आपको 4 डिफरेंस बनाकर दिए हैं। तो आप ये लिख देंगे, आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ये जब टॉपिक मैंने आपको, जो बच्चे पहले से लेक्चर देख रहे हैं तो उन्होंने एक एक टॉपिक अच्छे से देखा होगा कि सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर करवाए हैं। तो ये आप प्रीवियस लेक्चर वॉच कर लेंगे, ठीक है, उसमें मैंने इसे क्लियर करवाया है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। डिस्क्राइब हाउ बॉइलिंग इज रिलेटेड टू द एक्सटर्नल प्रेशर। कि बॉइलिंग है वो एक्सटर्नल प्रेशर से कैसे रिलेट कर रहा है। अब इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर था ना ऑन द रेट्स ऑफ एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। तो इसका जो लास्ट वाला पैराग्राफ है ना, यहाँ उसने बताया हुआ है आपको कि बॉइलिंग जो है वो कैसे एक्सटर्नल प्रेशर से इफेक्ट होती है। कि एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इसे मैंने लिखा है आप लोगों के लिए। देखें, बॉइलिंग अकर्स व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इक्वल्स द एक्सटर्नल प्रेशर। कोई भी लिक्विड जो आपने लिया हुआ है उसका जो वेपर प्रेशर है जो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो वो पॉइंट होता है, तब वो चीज़ बॉयल होना स्टार्ट हो जाती है। तो दो तरह से इसे एक्सप्लेन करते हैं कि अगर आपका एक्सटर्नल प्रेशर लो होगा तो बॉइलिंग का क्या इफेक्ट है, अगर एक्सटर्नल प्रेशर हाई होगा तो बॉइलिंग पर क्या इफेक्ट होगा। देखें, लोअर एक्सटर्नल प्रेशर, व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर इज लोअर। जब आपका एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है, लो होता है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर ऑन माउंटेन्स। जब आपका एक्सटर्नल प्रेशर लो होगा तो आपकी जो चीज़ है वो जल्दी बॉयल हो जाएगी, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसा कि जब आप माउंटेन्स पर बॉयल करते हैं वाटर को तो उसका बॉइलिंग पॉइंट देखें, जो वाटर का स्टैंडर्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है रूम टेम्परेचर पर वो आपका क्या है 100 डिग्री सेल्सियस के। अगर आपका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा तभी आपका वाटर क्या होगा, बॉयल होगा। लेकिन अगर आप माउंटेन्स पर जाते हैं, किसी ऐसे इलाके की तरफ जाते हैं जहाँ आपका एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वहाँ पर आपका जो लिक्विड है जो आपने लिया है वो भी बॉयल जल्दी हो जाएगा। जैसा कि जब आपने वाटर लिया है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 से डिक्रीज हो जाएगा। और मरी वाली जो साइड जाते हैं तो हम कहते हैं, आपका जो टॉपिक उसमें भी दिया हुआ है, वाटर है वो कितने टेम्परेचर पर बॉयल हो जाता है, 98 डिग्री सेल्सियस पर। यानी एक्सटर्नल प्रेशर आपका कम हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका लो हुआ तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या हो गया, लो, ठीक है। ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट देखें, हायर एक्सटर्नल प्रेशर। अगर आपका एक्सटर्नल प्रेशर हाई होगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। यानी कि अगर आपका वाटर है जो पहले 100 डिग्री पर बॉयल हो रहा था अब वो 100 से भी क्या कर जाएगा, एक्सीड कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन अ प्रेशर कुकर, कि जब हम प्रेशर कुकर में खाना पकाते हैं बाय इंक्रीजिंग इंटरनल प्रेशर, कि जो उसका इंटरनल प्रेशर है वो हम इंक्रीज कर देते हैं, वाटर बॉयल्स एट हायर टेम्परेचर, तो जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो हाई हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो अंदर जो भी हम पका रहे हैं, जो भी चीज़ उसके अंदर मौजूद है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखें आप। Why the process of evaporation does not need the input of energy। कि आपका जब evaporation हो रही होती है, कोई भी चीज़ जब evaporate होती है तो हमें एनर्जी इनपुट क्यों नहीं करनी पड़ती, हमें एनर्जी देनी क्यों नहीं पड़ती, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, वहाँ मैंने डीपली आप लोगों को समझाया था, तो उससे बिल्कुल उसी तरह का इसका आंसर है। एवेपोरेशन डज नॉट नीड द इनपुट एनर्जी। कि एवेपोरेशन में हमें इनपुट एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती।
रीज़न क्या है आपका? बिकॉज इट एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, क्योंकि जो भी चीज़ एवेपोरेट, जैसे अब आपने वाटर लिया है, उसे एक कंटेनर में रख दिया है, ठीक है, इसमें वाटर मालिक्यूल हमारे पास हैं। अब वाटर मालिक्यूल ये आपस में भी कोलाइड कर रहे हैं, आपस में कोलाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और जिनकी एनर्जी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी वो सरफेस पर आ जाएंगे और फिर यहाँ से क्या हो जाएंगे, एस्केप हो जाएंगे इनटू द एयर। उसके बाद सराउंडिंग से एनर्जी क्या होगी, यहाँ एब्जॉर्ब होगी, और जिन मालिक्यूल की एनर्जी कम हुई थी उनकी दोबारा हाई होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इट एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, अभी जो मैंने आपसे कहा ना, ये अपने इन्वायरमेंट से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो यही बात कर रहे हैं कि हमें इनपुट एनर्जी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि एक तो मालिक्यूल्स की अपनी एनर्जी होती है, वाटर मालिक्यूल्स की, अगर वाटर एवापोरेट कर रहा है, दूसरा वो सराउंडिंग से भी एनर्जी को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। काइनेटिक एनर्जी दैट द वाटर मालिक्यूल ऑलरेडी पोजेसिस, देखें दो हैं, एक तो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करता है, दूसरा ऑलरेडी उसके मालिक्यूल्स के पास एनर्जी होती है रूम टेम्परेचर पर, एंड हाई एनर्जी मालिक्यूल एस्केप फ्रॉम द सरफेस, और जिन मालिक्यूल्स की एनर्जी हाई हो जाती है वो एस्केप कर जाते हैं सरफेस से। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। 14.4 आपका क्वेश्चन है, वाई द हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स फॉर द फेस चेंज एडॉप्ट द सेम पाथ। देखें, हमने जो अभी चैप्टर में जो टॉपिक ये क्लियर किया है हीटिंग और कूलिंग कर्व वाला, आपने देखा होगा बुक में भी एक ही ग्राफ यूज़ किया है कि हम जब सॉलिड से लिक्विड की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास हीटिंग हो रही है, जब हम लिक्विड से सॉलिड की तरफ जा रहे हैं हमारे पास कूलिंग हो रही है, वहीं फेस चेंजेस दिखाए हुए हैं। तो वो यही बता रहा है कि आपके पास सेम पाथ क्यों होता है, कि हमारे पास जो हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स हैं जब वो फेस चेंज करते हैं तो उनका सेम पाथ क्यों होता है। ठीक है, इसका रीज़न हमने बताना है। द हीटिंग एंड कूलिंग कर्व फॉर द फेस चेंज अडॉप्ट द सेम पाथ, वो सेम पाथ ही फॉलो करते हैं। रीज़न क्या है, अब इसकी वजह आपको बता रहे हैं। ठीक है, द हीट रिक्वायर टू ब्रेक मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स ड्यूरिंग द हीटिंग, कि जब सॉलिड चीज़ है हम उसे हीट अप करते हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड हैं उसे हम ब्रेक करते हैं, इज एग्जैक्टली इक्वल टू द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द बॉन्ड्स रिफॉर्म ड्यूरिंग द कूलिंग। अब हीटिंग और कूलिंग इसलिए आपस में, देखें हीटिंग और जो कूलिंग है दोनों सेम पाथ इसलिए अडॉप्ट कर रहे हैं कि जो एनर्जी आपको हीटिंग में बॉन्ड ब्रेक करने के लिए रिक्वायर है वो बिल्कुल उसके इक्वल है जो आपको कूलिंग में चाहिए थी। ठीक है, कूलिंग में बॉन्ड रिफॉर्म करने के लिए आपको जितनी एनर्जी चाहिए थी वो बिल्कुल इक्वल है जितनी आपको हीटिंग में क्या है, रिक्वायर है। ठीक है, उतनी ही रिलीज हुई थी कूलिंग में। अंडर द सेम प्रेशर कंडीशन अ सब्सटेंस विल मेल्ट एंड फ्रीज एट द सेम टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को बिल्कुल चेंज ना करें तो सब्सटेंस उसी टेम्परेचर पर आपका मेल्ट भी हो जाता है और फ्रीज भी हो जाता है। ठीक है, बॉयल भी हो सकता है और कंडेंस भी हो सकता है, इन अदर वर्ड्स। क्योंकि अब देखें 0 डिग्री सेल्सियस है, उस पर ही आपका जो वाटर है वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और उसी पर अगर आप हीट उसे नहीं देंगे तो वो क्या हो जाएगा, मतलब अगर आप उसे हीट अप करना स्टार्ट कर देंगे, उसे हीट मिलना शुरू हो जाएगी, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, वाई आइस मेल्ट व्हेन द प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन इट, कि जब हम आइस पर प्रेशर डालते हैं तो वो मेल्ट होना स्टार्ट क्यों हो जाती है। आप देखें आइस आपके पास सॉलिड फॉर्म में है, जब आप उसके जो बॉन्ड्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हैं, उसके मालिक्यूल की पोजीशन फिक्स है, जैसे आप उस पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो मालिक्यूल्स अपनी पोजीशन छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी जो पोजीशन है उससे हट जाते हैं, फिर वो अपनी जो स्टेट है वो चेंज करते हैं, वो सॉलिड से आ जाते हैं लिक्विड में। ठीक है, तो अब यही जो भी रिजल्ट आएगा वो इसी वजह से आता है कि जैसे हमने उन पर प्रेशर एक्सर्ट किया वो सॉलिड से चेंज हो गए लिक्विड में। वाटर इज डेंसर एज अ लिक्विड देन इट इज एज अ सॉलिड, कि जो डेंसिटी है वो वाटर की क्या है, ज़्यादा है, किससे, आइस से। ठीक है, When we exert pressure on the ice, जब हम आइस पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, you force the molecule closer together to collapse into the liquid, कि जैसे हमने प्रेशर एक्सर्ट किया तो क्या रिजल्ट आया कि मॉलिक्यूल्स क्लोज हो गए उस एनर्जी के, कि वो कोलैप हो गए और किस में चेंज हो गए, लिक्विड में। अब देखें सॉलिड की एनर्जी है वो क्या होती है, कम होती है, जैसे आप उसे हीट करेंगे, प्रेशर देंगे तो जो उसकी एनर्जी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, लिक्विड की एनर्जी के इक्वल हो जाएगी, इसीलिए वो अपनी जो फिजिकल स्टेट है कोलैप्स करके चेंज कर लेंगे, वो सॉलिड से किस में चले जाएंगे, लिक्विड में। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट आपका क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन, वाई डू फेस चेंज अकर, कि जो आपका फेस चेंज है वो कैसे अकर होता है। ठीक है,
फेस चेंज हैपन बिकॉज ऑफ चेंज इन हीट एनर्जी, कि जो आपका फेस चेंज है वो क्यों होता है, क्योंकि आपकी हीट एनर्जी चेंज होती है। जैसे सॉलिड है, सॉलिड को आप हीटअप करना स्टार्ट कर दें, वो मेल्ट हो जाएगा और मेल्ट होकर वो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। लिक्विड है, अगर आप लिक्विड का जो टेम्परेचर है डिक्रीज करते जाएं तो वो फ्रीज होकर किस में चला जाएगा, सॉलिड में चला जाएगा। जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हुआ तो उसने एनर्जी हमारे पास क्या की थी, गेन की थी, कि उसे एनर्जी चाहिए थी। और जब हमारे पास लिक्विड सॉलिड में चेंज हुआ तो उसकी जो एनर्जी है वो क्या हुई है, हमारे पास लॉस हुई है, रिलीज हुई है, ठीक है। दिस अफेक्ट हाउ पार्टिकल बिहेव, ये द एनर्जी अफेक्ट्स, जो एनर्जी है फेस चेंज के दौरान वो अफेक्ट करती है कि पार्टिकल कैसे बिहेव कर रहे हैं। व्हेन पार्टिकल गेन और लॉस हीट एनर्जी, जब पार्टिकल हीट एनर्जी गेन करते हैं या लॉस करते हैं, दिस लीड्स टू चेंज इन मोशन एंड अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल, इससे जो मॉलिक्यूल्स की मोशन और जो अरेंजमेंट है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे हमारे पास सॉलिड था, उसकी मोशन चेंज हुई, उसकी अरेंजमेंट चेंज हुई और वो अपनी फिजिकल स्टेट सॉलिड से कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। अगर आपका लिक्विड है, उसकी अरेंजमेंट चेंज हुई, मोशन चेंज हुई और वो कन्वर्ट हो गया सॉलिड में। काजिंग मैटर टू चेंज फ्रॉम वन फेज टू अनदर, इस तरह मैटर एक फेज से चेंज हो गया दूसरे फेज में। आई होप जितने भी कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन थे आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट डी पार्ट है वो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, यानी कि अब आपने डिटेल्ड आंसर देने इन क्वेश्चंस के। तो 3 आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। पहला देखते हैं, इनके तीनों के आंसर आपको बुक से मिल जाएंगे, हम टॉपिक वाइज पढ़कर आए हैं ना। एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी, कि काइनेटिक थ्योरी पर जो हमारे पास की बेस बनाते हुए आपने 2 गैसेस में डिफ्यूजन के रेट का डिफरेंस बताना है। तो पेज नंबर आप बुक का 11 और 12 देख सकते हैं, ठीक है। पेज नंबर 11 और पेज नंबर 12 देखते हैं हम, ठीक है। जितने भी आपके जो लॉन्ग वाले हैं ना, ये सारे आंसर आपको यहीं से देखें, डिफ्यूजन का टॉपिक है। अब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, देखें। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑल गैसेस पोजेसेस द एवरेज काइनेटिक एनर्जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सिंस हाइड्रोजन इज लाइटर देन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, कि हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से क्या है, लाइटर है, will move faster at a given temperature, the rate at which hydrogen gas will diffuse is much faster than the oxygen, कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 गैसेज है, इनका डिफरेंस बता रहा है, इन्हें लेकर चल रहा है, यहाँ तक आपका क्लियर हो जाएगा ये। और आगे देखें, डिफरेंस इन द डिफ्यूज एट डिफरेंट रेट होता है। तो आप पहले जब ये आंसर लिखेंगे डिफ्यूजन के बारे में बता देंगे, थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर देंगे, फिर हेडिंग डाल देंगे कि आप 2 गैसेस को कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, फिर आप ऑक्सीजन फर्स्ट आप ये डिटेल से लिखेंगे। उसके बाद आप इनका मैस बता देंगे कि इनका जो हमारे पास है मॉलिक्यूलर वेट है कम है, वो तेज़ी से डिफ्यूज़ हो जाएगी, और जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है वो क्या करेगी, टाइम लगाएगी। और लास्ट में आप ये वाला पैराग्राफ एक्सप्लेन भी कर देंगे और इनका मॉलिक्यूलर मैस भी शो करवा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ डज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन हेल्पफुल इन प्रिंटिंग एंड इन द यूजेज ऑफ एयर फ्रेशनर्स, कि जो आपका सब्लिमेशन का प्रोसेस है वो प्रिंटिंग में और एयर फ्रेशनर में कैसे आपके लिए हेल्पफुल है। तो हमने ये डिटेल से पढ़ा था, ठीक है। सब्लिमेशन वाला टॉपिक है ये, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, देखें इम्पोर्टेंस सब्लिमेशन। देखें हम इसकी सब्लिमेशन की एप्लीकेशन थी, एप्लीकेशन ऑफ सब्लिमेशन, तो सॉलिड एयर फ्रेशनर्स। उसके बाद ये वाला जब आप बताएंगे ना, सबसे पहले आप सब्लिमेशन की डिफाइन बता देंगे, ठीक है। उसके बाद आप अगर प्रिंटिंग वाला टॉपिक पहले लिख रहे हैं तो फिर प्रिंटिंग वाला आप लिख देंगे, अगर आपने एयर फ्रेशनर वाला लिखना है तो ये भी। मैंने जब आपको टॉपिक पढ़ाया था तो इसकी एग्जांपल भी आपको क्लियर करके दिखाई थी, इमेजेस भी कुछ शो करवाए थे, सब्लिमेशन का टॉपिक भी। तो आप और यहाँ पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बना कर दिए थे, ठीक है। तो आप पॉइंट्स के अकॉर्डिंग वैसे ही मेंशन करके प्रीवियस आप मेरा ये वाला लेक्चर वॉच कर लीजिएगा, उसमें आपको यहाँ क्लियर हेडिंग्स मिल जाएंगी, पॉइंट्स के नाम सब कुछ डिटेल से पता चल जाएगा। तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट यहाँ तक आपने इसे लिख देना है, ठीक है। अब सब्लिमेशन की डिफाइन के बाद यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक आप इसे डिटेल से लिख देंगे, ठीक है। लास्ट आपका क्वेश्चन है, ड्रा हीटिंग कर्व फॉर द फिजिकल चेंज वाटर अंडरगो विद चेंज इन टेम्परेचर, कि आपने हीटिंग कर्व बतानी है जब आपका जो वाटर है वो चेंज करता है, ठीक है, जो टेम्परेचर के साथ चेंजिंग के साथ।
पेज नंबर 4 और 5 सेम मैं आपको वही बात कहूँगी कि जब मैंने लेक्चर आप लोगों को करवाया था तो उसमें हीटिंग और कूल बुक में आपको जस्ट डिटेल से बताया हुआ है, वहाँ मैंने आपको खुद से ग्राफ बनाकर उस पर मेंशन भी किया है कि वाटर की हीटिंग कर्व क्या है और वाटर की कूलिंग कर्व क्या है। तो आप लोग लाजमी मेरा वो वाला लेक्चर वॉच करें ताकि आपका ये वाला लॉन्ग ईजीली अच्छे से सॉल्व हो जाए, ठीक है। हीटिंग और कूलिंग कर्व ये देखें ग्राफ दिया हुआ है, लेकिन ये जो ग्राफ है इसमें वाटर को उसने मेंशन नहीं किया, मेंशन किया हुआ है ये कर्व सारी बताई हुई है। यहाँ से जाएंगे यहाँ तक ये हमारे पास हीटिंग कर्व हो जाएगी, आप रिवर्स आएंगे ये आपकी कूलिंग कर्व हो जाएगी, लेकिन आपको वाटर वाला नहीं बताया हुआ। ये देखें यहाँ से डिटेल से बताया हुआ है आपको वाटर के बारे में। देखें फॉर वाटर हीटिंग कर्व विल शो द राइज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द आइस अंटिल इट रीच 0, ठीक है, पूरा क्लियर बताया हुआ है। पहले आप बता देंगे हीटिंग और कूलिंग कर्व है क्या, ठीक है, उसके बाद वाटर वाला आप ये एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद आप ये ग्राफ ड्रा करेंगे और यहाँ आप ये सारा मेंशन पॉइंट्स की जगह वाटर को लेके चलेंगे और यहाँ टेम्परेचर मेंशन करेंगे कि 0 है, फिर 100 हो गया, फिर उससे एक्सीड कर गया, फिर ठीक है, आप प्रॉपर बनाएंगे लेक्चर वॉच करके, ये आप अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके कुछ कोई क्वेश्चंस रहते हैं वो मैंने आपको करवाने हैं, वो मैं करवा दूंगी। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से जितने लेक्चर मैं अपलोड करती हूँ कोशिश क्या करें डेली आप लोग देखें ताकि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर सकें और आप लोगों के अच्छे से मार्क्स आएँ, क्योंकि अच्छे मार्क्स तभी आते हैं तब आप डेली बेसिस पर पढ़ते हैं। अगर आप सोचें बस हम जल्दी से एक टाइम में तैयारी कर लेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये मैंने नोट्स भी बनाए हुए हैं, इसके सारे शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज मैंने करवाए थे, शॉर्ट हैं, कंस्ट्रक्टेड हैं, डिस्क्रिप्टिव हैं, ठीक है, एक ही पीडीएफ में। ये लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को दिखा दी, आप लोगों को इसे लेने की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है। वहीं से आप लोग अच्छे से कुछ चीज़ें हैं वो बुक में ही है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा उसमें ऐड करना होता है, तो आप थोड़ा सा ऐड करके बुक के ऊपर ही लिख लेंगे तो अच्छी बात है। एक दफ़ा बुक पर ही हम अगर लिख लेते हैं तो एग्ज़ाम्स तक वो हमारे पास सेव रहता है अच्छे से। स्टिकी नोट्स आप बना लें, उस पर लिख कर जो चीज़ें नहीं हैं उसके ऊपर पेस्ट कर लें, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।